बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक ब्रांड न्यू एपिसोड है एक्सप्रेसो का। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। कल मेरे से बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या हुआ। मैं शाम को सो के उठी, मैंने टीवी लगाया। हम न्यूज़ वालों की आदत होती है कि हमने टीवी देखना होता है। तो ऐसे मुझे ना टिकर चल रहा था, शेर आ गया। मैंने कहा शायद लंदन से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ गए, अचानक सरप्राइज एंट्री हुई है। लेकिन बाद में पता चला वो कराची में शारा फैसल पे एक शेर आपने कहा असली वाला है। हाँ, मैं असली वाला शेर समझी। वो बाद में वाला नहीं है। बाद में मुझे पता लगा कि वो तो कहीं जा रहा था, शेर ट्रांसफर किया जा रहा था उसको, तो वो रास्ते में उतर गया। उसने कहा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, वो शारा फैसल पे उसने ब्रेक ले लिया। इसी में सारी साइंस है ना, शेर की मर्जी है, शेर की मर्जी, वो जिधर रहे, वो जिधर से आए, वो लेकिन आप मेरी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी ख्वाहिशात देखेंगे मोटी, और मैंने सोचा कि मियां नवाज शरीफ साहब आ गए। मुझे उम्मीद ज्यादा नजर आई है आपकी खुशी से ज्यादा, कि शायद आपकी उम्मीदें बढ़ाएं, लेकिन आएंगी। फिल वक्त आप इस शेर पे गुजारा करें जो आपको नजर आ रहा है। हम किसी सियासी इंतखाबी निशान वाले शेर की बात नहीं करते। ये जंगल का बादशाह है, शारा फैसल पे चले या कहीं और इसकी मर्जी है, वो कल उसने साबित किया। वैसे ऐसा नहीं है, लोगों की ये बहुत नुकसानदेह है। ये आम शाराए फैसल जहाँ पे ये खरामा मटर गश्त करता शेर आपको नजर आ रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना इलाके का सरबराह जायजा लेने आता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये पालतू शेर था जी असल में, और शारा फैसल के फुटपाथ पर चहलकदमी करने निकला और फिर पार्किंग की जानिब चला गया। इसे काबू करने की कोशिशें बड़ी की गई, नाकाम हुई। फिर अचानक सामने आने पर जो आयशा भवानी स्कूल है, यहाँ पे लोगों की दौड़े लग गई, और फिर काफी देर तक घूमने के बाद एक अपार्टमेंट में से खड़ी मोटरसाइकिलों के करीब जाके ये शेर बैठ गया। जो महकमा जंगली हयात की टीम थी, फिर उसने फाइनली उस शेर को काबू कर लिया जी। शेर को मुंतकिल करने वाली जो गाड़ी थी, जिससे गाड़ी से उतर गया था शेर, वो उसमें नायाब नस्ल का कछुआ भी बरामद हुआ। उसके निकलने पर पाबंदी आई थी। इस सारी बात का कोई सियासी पस मंजर नहीं है, तनाजुर नहीं है, प्लीज उसको इससे रिलेट ना कीजिएगा। ये जो वाटर टैंकर है, ये काम करने वाले शेर के मालिक जो शम्स है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और उन्होंने कहा कि शेर को इलाज के लिए लेके जाया जा रहा था कि वो अचानक गाड़ी से निकल गया। ये तो आप भले ना कहें कि इसका सियासी पस मंजर, मैंने डिस्क्लेमर दिया कि इसका कोई सियासी पस मंजर नहीं है, तो प्लीज इस पे आप अपना शेर है जी। बहरहाल शेर तो शेर रहेगा, ये हम फिर कहते हैं, चाहे उसका पस मंजर कुछ भी हो। और दूसरी बात इंटरेस्टिंग है कि बजाय इसके कि कराची वाले उससे डरते हैं एज यूजुअल, जैसे वो तूफान से डरने के बजाय तूफान देखने पहुंच जाते हैं, समंदर पे पहुंच जाते हैं, वैसे ही इस शेर से डरने के बजाय वो इसके आसपास पहुंच गए और देखना शुरू हो गया कि शेर मियां, अबे शेर मियां कर क्या रहे हो। ये कल कराची वाले कर रहे थे, तो शेर ने कहा कि मैं वाकई शेर हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, इससे तो डरना चाहिए, तो वाकई शेर है। तो फिर वो डर गए थोड़ा। ये हुआ यहाँ पे ना मीम बनेगी, मैं बता। अच्छा नाज़रीन, ये तो थी शेर की कहानी जो वापस आया और वापस चला भी गया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब हम क्रिकेट के शेरों की एशिया कप के हवाले से बात करेंगे जी। मेला सजने के लिए तैयार है। एशिया कप का इफ्तिताही मैच आज मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। रंगारंग जो ओपनिंग सेरेमनी है, इफ्तिताही तकरीब भी होगी, और एशिया कप के पहले मैच के लिए 11 रुकनी कौमी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। नेपाल के खिलाफ जी मैच के लिए बाबर आजम, शादाब खान, इमामुल हक, फखर जमान, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी इस टीम में शामिल है। हमारा तकरीबन प्लेइंग स्क्वाड एक जैसा ही है। अब सबसे अच्छी बात यह कि पहले कोई नया प्लेयर जब उसको लेके आया जाता था, ऐसा लगता था कि अब ये इज न्यू एंट्री, लेकिन अब क्योंकि मुसलसल ऑफ एंड ऑन हमारे प्लेयर जैसे वसीम हो गया या नवाज हो गया, इवन उसामा हो गया, ये लोग ऑफ एंड ऑन खेलते रहते हैं, तो इसलिए इनकी आमद भी नई नहीं लगती बिकॉज देयर इन प्रैक्टिस। तो ये बड़ी अच्छी बात है एक टीम के लिए कि आपके पास रिजर्व के अंदर भी 3-4 अच्छे प्लेयर्स मौजूद हों इन केस अगर आपको रिप्लेस करना पड़ता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुल्तान की शदीद गर्मी है और मुल्तानी क्राउड कैसे निकलता है। मुल्तानी क्राउड बहुत अच्छा क्रिकेटिंग क्राउड है, निकलता है, सपोर्ट करता है। लाहौर की तो खैर क्या ही बात है, लेकिन मुल्तान भी बिल्कुल ऐसा ही है। सो देखते हैं कितना सपोर्ट मिलता है, और मैं मुल्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेपाल की भी सपोर्ट होनी चाहिए। आई मीन उनके लिए भी आप इक्वली सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी आवाम जो है ना, इतनी क्रिकेट लविंग नेशन है कि हम कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहते हैं, जैसे हम श्रीलंकन टीम को करते थे अक्सर ग्राउंड्स में जाके। सो ये नेपाल को भी सपोर्ट करना। आज जो ओपनिंग सेरेमनी कह रहे थे जी कि बड़ी नॉर्मल सी होगी, लेकिन अच्छी सेरेमनी का इनेकाद किया जाएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द लाइनअप कि क्या होने वाला है वहाँ पे, लेकिन मैंने कल कुछ सेलिब्रिटीज की स्टोरीज देखी थी, तो उसमें आयमा बेग भी थी वहाँ पे। लेट्स होप कि जी अच्छी सेरेमनी हो। जरा एशिया का पता लगना चाहिए, पाकिस्तान से इसका आगाज हो रहा है, होस्ट करने वाला है। सो हम देखते हैं। वैसे कल बाबर आजम ने कहा क्या है, विश के सारे मैचेस पाकिस्तान में होते हैं। बाबर भाई, हमारी भी यही विश है कि काश सारे मैचेस, लेकिन वो क्या है कि पड़ोसियों को डर लगता है,
वो समझते हैं कि यहाँ पे हाँ उनको खतरात बहुत ज्यादा हैं। ऊपर से हमने शेर निकाल दिया सड़कों पे, उनका डरना तो बनता है कि अब सड़कों पे शेर की बात आज आप ना करें। मतलब देखो ना, वो मेरे वैसे ही जहन में आ गया ना, वो बेचारे डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। दो कि वो कराची में था। खैर, इस वक्त लाहौर के अंदर जो सिक्योरिटी इंतजाम है वाले, हम आपको ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं क्योंकि हमारा रूट है, क्योंकि हमारा रूट है और उस पर रूट लगता है। और 12 इंतजाम मुकम्मल है। हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो, बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। और जैसा कि मैंने कहा कि मुल्तानीज डू सपोर्ट नेपाल एज वेल, ताकि उनको भी अच्छी क्रिकेट का मौका मिले, वो भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स वहाँ से भी सामने आए। अल्टीमेटली गेम ऑफ क्रिकेट के लिए फायदा हो ना, अच्छी टीम सामने आए। सो ये तो हमने कुछ लाइट स्टोरीज पे बात कर ली। अब थोड़ा हार्ड साइड पे जाते हैं। ओबियसली दैट इज पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कोर्ट्स के मसाइल क्या है उसमें चल रहा। आज की बड़ी खबर में देखते हैं। बात करेंगे तोशा खाना केस में सजा याफ्ता गिरफ्तार चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिहाई का परवाना ना मिलने के बावजूद भी मिलने के बावजूद रिहाई नहीं उनको मिल सकी। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जी तोशा खाना केस में रिलीफ मिला तो साइफर केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कल महफूज फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट में दी गई सजा मुअत्तल करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में कायम जो खुसूसी अदालत है उसने चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर अचानक जेल में रखने का तहरीरी वारंट भी भेज दिया। यानी रिहाई मिलने के बावजूद साबिक वजीर आजम रिहा ना हो सके। वाह वाह, रिहाई होने के बावजूद रिहा ना हो सके। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उनके वकला जमानती मजल के आज जमा कराएंगे। इस पर सियासी जमातों का रद्द अमल सामने आया। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब का अपना ट्विटर पैगाम सामने आया। उन्होंने कहा कि लाडले की सजा खत्म नहीं, सिर्फ मुअत्तल हुई है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का पैगाम हाई कोर्ट तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आला अदलिया से ये वाज़े पैगाम गया, उसके बाद ये रिलीफ मिला। और अगर ये पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये फैसला न करे तो और क्या करे। आने से पहले ही फैसला आने से पहले ही उन्होंने कहा कि सबको पता हो तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। साथ साथ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि सज़ा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगाया गया था। जब नवाज शरीफ साहब का वक्त था, लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस ही मॉनिटरिंग जज बन गए हैं। बड़े बड़े क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग किस्म के रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं। और उधर मुल्क भर में इस वक्त जो आम इंतखाबात की बात है, सियासी जमातें उसके लिए मैदान में है। मुतालबा एक ही है और वो इंतखाबात के इनेकाद का। जो पीपल्स पार्टी का वफ्द है उसने गुज़िश्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और बाद में मीडिया से भी बात की। और उन्होंने कहा जी हमारा एक ही मुतालबा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देकर शेड्यूल जारी करे। नैयर बुखारी साहब थे इस मौके पर। उन्होंने कहा कि जो असम्बली है उसके तहलील होने के बाद मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन हो जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने मजीद मुशावरत का कहा है और जो ANP का वफ्द है वो भी सुबह आज यानी कि इलेक्शन कमीशन से मिलेगा, तो इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स आ जाएंगे। दूसरी जानिब जी जो बिजली के बिल हैं उन्होंने अवाम का दिन का सुकून, रातों की नींद खत्म कर दी है। महंगाई और बिजली के बिलों के खिलाफ अवाम मुत्तहिद हो गए हैं और कराची से खैबर तक एहतजाज आज भी जारी है। अवाम ने जी बिल जमा ना कराने की ठान ली है। इसमें ताजिर बरादरी भी आवाम के साथ पेश है। कराची में जुम्मे को मुकम्मल हड़ताल होगी, तमाम मार्केट बाजार बंद रहेंगे, जबकि पेशावर में ताजरों ने 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। बिजली के बिल जी अवाम के सामने, अगर बात करें बिलों के सामने, अवाम के साथ हुकूमत भी बेबस नजर आ रही है और 3 इजलासों के बाद भी हुकूमत बिजली बिल के जो बिल हैं उस पर अवाम को फौरी रिलीफ देने से कासिर है। अवाम को बिल्स किस्तों में वसूली का ऑप्शन तो दे दिया गया है और बिलों की किस्तें भी IMF की मंजूरी से मशरूत हैं, लेकिन अगर IMF ने मंजूरी दी तो अवाम को किस्तों में रिलीफ मिलेगा। और ये भी एक सोचने वाली बात है। जो एहतजाज किए जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, इमरान, लोग बहुत परेशान हैं। और कल हम सुबह कहीं पढ़ भी रहे थे और कोई डिस्कस भी कर रहा था कि लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। बूढ़े अफराद हैं, ज़ईफ लोग हैं, उनके लिए बड़ी टेंशन है क्योंकि ऑब्वियसली एक घर है जिसमें 25,000 इनकम है, उसमें 35,000 बिल आया हुआ, वो कहाँ से करेंगे। कंप्लीटली इल प्लान था और अशराफिया ने बिल्कुल अपने लिहाज से जिनके ड्राइवर्स और जो उनके मुलाजिम होते हैं वो जारी बात है बिल जमा कराते हैं या वो 1 क्लिक के ऊपर अपने मोबाइल फ़ोन से पे करते हैं लाखों रुपए का बिल। उन्होंने यही समझा इन फैसला करने वालों ने कि हर शख्स के पास शायद ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस मौजूद हैं, हर शख्स ऐसे ही अपने अकाउंट से 50,000 लाख रुपए क्रेडिट ही तो करने हैं बाफ्टा के अकाउंट में या जो भी एजेंसी है। तो उन्होंने कहा कि ये हो जाएगा। ऐसा नहीं था, उनको शायद मालूम था भी तो परवाह नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के लिए इतना बड़ा मसला बन जाएगा। वो एक साहब की वीडियो बड़ी वायरल है, किसी न्यूज़ चैनल से बात
करते हुए, जिसमें वो रो कर कह रहे हैं कि 18,000 रुपये तनख्वाह है, 26,000 रुपये बिल आया, मैं दूं कहाँ से, और वो लग रहा है कि वो एक सफ़ेद पोश आदमी है। तो मेरे ख्याल में ना तो पॉलिसी बनाने वालों को और ना उसके इम्प्लीमेंट करने वालों को, ना ये उनका मसला है। उसकी एक बड़ी वजह ये है अरमला हसन कि ब्यूरोक्रेसी, जहाँ से ये लेटर्स निकलते हैं, जहाँ पे ये कानून साजी होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन का सिलसिला शुरू होता है, उनकी बिजलियाँ फ्री हैं, उनके ऑफिस के अंदर विंडोज एसीज हैं, आप ये जाके देख सकते हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो यूनिट्स है बिजली के 1000 1200 यूनिट्स फ्री हैं। एंड आई थिंक दे हार्डली केयर के मुल्क में हो क्या रहा है। और मैक्सिमम अगर आप ठंडे एसी वाले रूम में बैठ के टेलीविजन पे ये एहतजाज देख लेंगे, मुझे देख लेंगे, इनको देख लेंगे, तो आई थिंक इट डजंट मेक एनी इम्पैक्ट। 2 मिनट बाद आप जाएंगे, मीटिंग करेंगे, चाय बिस्किट खाएंगे और वापस घर चले जाएंगे। तो यही बुनियादी वजह है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। और इम्पैक्ट ना आने की बुनियादी वजह ये है कि बेहिसी है, काश कि उनको भी बिल देना पड़े जो कि ये कानून बनाने वाले हैं, और इतनी मुश्किल से देना पड़ा, और इतनी मुश्किल सबसे बढ़ के, क्योंकि आप इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली, वी आर रियली सॉरी, हमें कहना पड़ता है कि इस मुल्क में किसी सरकारी दफ्तर से कोई काम कराना या सरकारी हॉस्पिटल में जाना या किसी भी सरकारी इदारे से आपने अगर कोई एक माइन्यूट सा चेंज भी कराना है तो आप समझ लें कि आपका पूरा दिन बर्बाद है। और आप वहां पे जाएंगे, आप 4 लोगों को पैसे देने की, आपके आगे खड़े होंगे, आप हमें पैसे दीजिए, 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। उनके मूड्स, उनके टैंट्रम्स, उनके इंतजार, आप ये सब बर्दाश्त। और एक आदमी, हम जैसा बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कहीं पे, तो एक बंदा जो ऑलरेडी गुर्बत का मारा हुआ है, जिसके घर के मसले इतने ज्यादा है, उसके मसाइल ज्यादा है, वो इन ऑफिस में जाता है, जब वो अपने मसले के हल के लिए जाते हैं तो आगे से उसको अफसर कहते हैं जी कल आना या परसों आना। तो ये सारी चीजें हम सबको ये सोचने की जरूरत है, खास तौर पे वो लोग जो इस वक्त इक्तदार में हैं या जो लोग अथॉरिटी रखते हैं, कि हम इस अवाम के साथ क्या कर रहे हैं और आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पेट्रियाटिज्म, एक चीजें लोगों के अंदर आए। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को रिलीफ देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तभी तो वो इस तरह से आपको बददुआएं जिससे हम सुनते हैं, इतना खुद भी बुरा लगता है। अब फ्रैंकली स्पीकिंग लोग इन लोगों की अथॉरिटी को मुझ समेत लेट मी से दिस क्वेश्चन करने लगे हैं कि ये लोग कौन होते हैं हमारे फैसले करने वाले, जब ये फैसला कर ही नहीं सकते तो क्यों इनके पास इख्तियार है, क्यों ये हमारे सर पे आके बैठ के हमारे बजट्स के ऊपर हमारे फैसले करते हैं। फिर अब हम ये कहने में हक बजानिब है और ये पारा ऊपर जाता जाएगा। इसी तरह जी ये एक आम खबर है। देन हमने आपके लिए तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनका हमने जिक्र किया, उनकी सजा कल मुअत्तल तो हुई, लेकिन दूसरी जानिब जो उनकी रिहाई है वो नहीं हो पाई, अभी तक वो जेल के अंदर ही हैं। इस पे बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं वो इस पे क्या राय रखते हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन कर ली इन द मॉर्निंग। सुबह बखैर। आपको थोड़ी सी टेक्निकलिटी हमें समझा दीजिए, चूँकि मुतज़ाद किस्म की आरा हैं इसे को लेकर और इस डेवलपमेंट को लेकर जो कल हुई है, जस्टिफाइड है ये गिरफ्तारी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो पहले से की गई थी, और अगर पहले से की गई थी तो 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, लिहाजा वो इलीगल है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर, थोड़ा सा हमें समझाइएगा। जी, मैं भी यही समझता हूँ कि देखिए, अगर आपने इसको इंतजार कराया, ये ऑर्डर ना आया, ना किसी को ये जो कल इन्होंने मीडिया को शो किया पहले से अवेलेबल था, अगर एक्यूज कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसकी कस्टडी कैसी दी गई, और इस ऑर्डर में ये नहीं लिखता जज साहब कि जी कल प्रोड्यूस करो, बल्कि लिखते हैं कि जी 30 तारीख को प्रोड्यूस करो। इसका मतलब ये है कि बज़ाहिर लग रहा है ये पहले का ऑर्डर इशू हुआ था, लेकिन उन्होंने किसी को दिखाया नहीं और इस बात का इंतजार किया कि एक मरतबा पहले हो जाए और रिहाई का हो जाए तो उसके बाद दिखाएंगे। देखो, ये अवाम के हुकूक के खिलाफ वर्जी है, उनकी लिबर्टी की खिलाफ वर्जी है। अगर आप किसी तरीके से केसेस करो और वो भी सबसे ज्यादा करो तो फिर ये तरीकेकार तो गैर कानूनी है कि आप उसको यकी बात करिए, आप लोगों को अरेस्ट करते जाए, एक कोर्ट से रिलीफ मिलेगा तो ये जुडिशल प्रोसेस को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फ्रस्ट्रेट करने वाली बात है और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो तहरीक इंसाफ के पास फिर खासतौर पर चेयरमैन पीटीआई के पास इन पर्टिकुलर क्या ऑप्शंस हैं इस सिचुएशन को लेकर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? इसको सिचुएशन में तो फिलहाल तो यही है कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे और अगर वो अरेस्ट हुए हैं तो वो भी हम प्रेजेंट करेंगे, अपना बेल के लिए देंगे, दरखास्त देंगे और अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इसमें सस्टेनेबल नहीं है तो इसमें भी हमें बेल मिले। तो किस हद तक चांसेस है बेस्ट साहब, आप चूंकि इंशाल्लाह ताला इस केस में जहां तक मैं समझता हूँ तो इंशाल्लाह ताला हमें बेल मिलेगी। अच्छा, दूसरा ये भी बताइए, ये जो सस्पेंशन है ओवरऑल सजा की तोशा खाना के अंदर, इसका क्या इम्पैक्ट ओवरऑल नतीजे पे आएगा? चूंकि मेन मसला तो यहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की नाअहली भी है, जो कि वो नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और दूसरा ये कि सजा उनकी आपके जो मुकाबले में वकला उनका कहना है कि सजा उनकी सस्टेन कर रही है, मुअत्तल हुई फॉर द टाइम भी।
देखिए, आपकी बात टू दिस एक्सटेंट तो ठीक है, लेकिन देखो जजमेंट सस्पेंड हो गई है, सेंटेंस सस्पेंड हो गई है और उसकी रिहाई हो चुकी है इस केस से। जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है तो अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने तो तोशाखाना के केस में कोई डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर नहीं किया था। ये इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना के केस को जवाब बनाते हुए और इसको पनामा की तरह कंसिडर करते हुए इसकी डिस्क्वालिफिकेशन कर दी थी, एक नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया था अंडर आर्टिकल 63(1)H, जो कि कभी नहीं हुआ। नॉन डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन और फॉल्स डिक्लेरेशन की जब डिक्लेरेशन होती है 2010 ऑनवर्ड्स, तो इसमें किसी का इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ था। हम समझते हैं कि कानूनी तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं। हम उसको अदालत में लेके जाएंगे उस नोटिफिकेशन को। भाई साहब, आपने अदालत का जिक्र किया, आप कानूनदान है, आपने इन्हीं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है। इमरान खान ने खुद किया हुआ है, वो उन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है कि मेरे केसेस यहां से शिफ्ट किए जाएं पेशावर या लाहौर, और कल उन्हीं चीफ जस्टिस से आपको रिलीफ मिला। क्या आप तहरीक इंसाफ इन्हीं चीफ जस्टिस की तारीफ करेगी, कर भी रही है इनफैक्ट, तो अब क्या वो अच्छे हो गए या अदम एतमाद अपनी जगह मौजूद है? फिर अदम एतमाद समहाउ इस फैसले पे भी होना चाहिए ना आपका। देखिए, ये नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये है कि ये एक आईनी कानूनी रास्ता है। जिस तरह के क्यूज को कई सारे रास्ते अवेलेबल हो, वो ट्रायल कोर्ट भी जाए, वो हाई कोर्ट भी चला जाए, सुप्रीम कोर्ट जाना और यहाँ ये कहना कि जी आर्टिकल 186 ए के मुताबिक मेरे सारे केसेस इस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट में ट्रांसफर करे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर ऐसा ना होता और ये तस्वर किया जाता कि किसी जज को ये कहे, किसी हाई कोर्ट को ये कहना कि यहाँ मेरे केसेस ना सुने जाए, किसी और कोर्ट में चले जाए, फिर तो आइन में ये शिक ही ना होती। तो उसके मुताबिक आईनी तौर पे तो है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दरखास्त नहीं दी। लेकिन कानून के अंदर जो भी एक्यूज्ड होता है या जो भी जिसके ऊपर भी इल्जाम लगता है, सारी बातें उसके अपने लीगल राइट्स भी हैं, वो अपने राइट्स को परस्यू कर सकता है। और उसके अलावा कुछ इखलाकी तकाजे भी हैं। आप चूंकि कानून के तालिब इल्म हैं, कानून समझते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं कि अगर आप एक अदालत पे अदम एतमाद करते रहे और उसी अदालत से आपको रिलीफ मिल गया, तो कहीं ना कहीं फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि हम गलत अदम एतमाद कर रहे थे, अदालत ठीक चल रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि अदालतों पे आदम एतमाद किया जाता है। लोग आते हैं कि अदालत को कहते हैं जी मेरे आपसे तवक्को नहीं इंसाफ की, और वो कहते हैं ये कानूनी हक है एक अक्यूज्ड का और किसी भी पार्टी लिटिगेंट का कि वो करे। लेकिन जब अदालत फैसला करे कि नहीं मैं सुनूंगा इस मैटर को, देन वी हैव टू प्रोसीड। जहां तक इस अपील का ताल्लुक है, मैं सिर्फ आपको ये वजाहत जरूर करूँ कि जहां तक इस अपील का ताल्लुक है, खान साहब की अपील में न हमने और न खान साहब की तरफ से कोई दरखास्त दी गई थी, न हम वकीलों ने और न खान साहब की तरफ हमने कोर्ट को ये नहीं कहा था कि आप हमारा केस न सुने। ओके भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और अपना नुक्ता नज़र तहरीक इंसाफ की तरफ सामने रखा। उन्होंने कहा जी एक तो सज़ा अगरचे के कानूनी तौर पर सस्टेन कर रही है, लेकिन मुअत्तली के बाद जो केस की शक्ल है वो नहीं रही जो पहले थी, और नाअहली उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखें लीगली हुई ही नहीं है, इसको हम परसू करेंगे। और कोर्ट के अंदर जो दूसरा केस है FIA वाला, साइफर वाला, उस पर उन्होंने कहा जी हम बेल अप्लाई करेंगे और हमें उम्मीद है कि उसमें भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बेल मिल जाएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब बात करेंगे वर्ल्ड ब्लाइंड गेम के हवाले से। तो निसार अली की क़यादत में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को फाइनल में 9 विकेटों से शिकस्त दी। निसार अली की क़यादत में कैप्टनसी में पाकिस्तान टीम जो है वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में नाकाबिले शिकस्त भी रही। कौमी टीम ने जी बर्मिंघम में होने वाले इवेंट में भारत को 2 बार धूल चटाई और कप्तान ब्लाइंड टीम निसार अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है जी मोहम्मद सलमान, जिनका फाइनल में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा स्कोर था और वो नॉट आउट भी रहे थे। इन दोनों स्टार्स से बात करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर टीम, जो इनके मेंबरान नहीं है। सबसे पहले उनको बहुत खैसीन जो नहीं है हमारे साथ स्टूडियोज में, लेकिन चूंकि निसार हमारे साथ हैं और सलमान हमारे साथ हैं, तो हम जरा इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग विद सलमान, हम अगर बात करें ये भारत के साथ मसला क्या है आपको, क्यों भारत को आप जीतने नहीं देते? सर में दुनिया की जो बेस्ट टीम है वो पाकिस्तान और इंडिया ही है। तब हमारा जो जितना भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ हम खेलते इसलिए हैं कि हमने भारत से जीतना है, क्योंकि बाकी टीमें इतनी अच्छी नहीं है, मतलब क्या पाकिस्तान इंडिया से अच्छी नहीं है। तो बाकी ये है कि पिछले वर्ल्ड कप में जैसे हमने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी तो इंडिया ने हमें वीज़ा नहीं दी इंडिया के में वर्ल्ड कप। अब तो बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, जैसे आपने किया है ना 9 विकेटों से हरा के आगे। T20 के वर्ल्ड चैंपियन तो बन गए हमारे बगैर, लेकिन यह है कि हमें मौका नहीं दिया। हाँ। मौका नहीं दिया, तो हमें मौका चाहिए था किसी प्लेटफॉर्म पे कि हम उनको बताएं कि आपने मौके का भरपूर फायदा उठाया सलमान। बिल्कुल, हमने बताया उनको कि नंबर 1 टीम जोन सी है वो पाकिस्तान ही है। डेफिनेटली निसार अली भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कैप्टन है। निसार, आपको भी हम खुशामदीद कहेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब भी अभी सलमान से भी हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि जी इंडिया
जो कह लें इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट राइवलरी है ना वो बहुत स्ट्रांग है, और हम हमेशा बाकी सारी टीम्स को पीछे छोड़ के इंडिया से जीतने पे फोकस रखते हैं, और आप लोगों ने 2 बार इंडिया को शिकस्त दी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से अपनी जीत को लेके ओवरऑल? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया है। तो इसके बाद इंडिया के हवाले से जो आपने बात की है, तो नो डाउट जिस तरह सलमान ने कहा कि हमारी पूरी जो तैयारी होती है वो सिर्फ एक टीम को लेकर होती है कि इनके खिलाफ जो भी हो जाए हमने जो है वो अच्छा परफॉर्म करना है और जीतना ही जीतना है। तो हमारा पूरा साल जो है वो इस तैयारी इसी सिलसिले में होती रहती है। तो नो डाउट हमारे प्लेयर्स ने वहाँ जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि बाकी टीम्स भी जो है वो वर्ल्ड क्लास थी, बड़ा अच्छा उनका पोटेंशियल था, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिसकी वजह से हमें अल्लाह पाक ने कामयाबी से हमकिनार किया और एक अच्छे तरीके से हम जो है वो कामयाब हुए। बिलाशुबा। और जो देखने वाले हैं यहाँ पे आपको ये बताएं कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल लोग अब विद प्रॉपर आई साइट, जिनको कोई ऐसा फिजिकली चैलेंज का शिकार नहीं होते, वो खेल रहे होते हैं। ये भी इसकी जो टीम की कॉम्पोजिशन है 3 कैटेगरीज पे होती है, जिसमें पार्शली ब्लाइंड, कम्प्लीटली ब्लाइंड और कुछ पार्शली साइटेड प्लेयर्स होते हैं, और सबकी कॉम्पोजिशन ऐसी होती है और प्रॉपर रूल्स होते हैं। सलमान, थोड़ा सा हमें इसके रूल्स के बारे में हमें बताइए। ये जो यूजुअल क्रिकेट हम देखते हैं उसके मुकाबले में इसके रूल्स में कितना फ़र्क है और कितना चैलेंजिंग होता है? आई मीन जिसको लेकर हमें वाकई सीरियस लेना चाहिए कि ये विक्ट्री को इतनी आसान विक्ट्री नहीं थी, मुश्किल विक्ट्री थी। बिल्कुल ये चैलेंजिंग नहीं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और इसमें 3 कैटेगरीज हम बनाते हैं, B1, B2 और B3। ओके। B1 प्लेयर जो होते हैं वो बिल्कुल देख नहीं सकते, ठीक है, और उनके लिए ब्लैक ग्लासेस भी उनको बनाए जाते हैं। अगर उनको कुछ नज़र आता भी है तो उसके बाद बिल्कुल नज़र ना आए, मतलब बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद B2 प्लेयर होते हैं, वो कुछ मीटर तक देख सकते हैं, वो भी उनको आप पार्शली ब्लाइंड कह सकते हैं। और जो 4 प्लेयर होते हैं वो पार्शली साइटेड प्लेयर होते हैं, उनको काफ़ी हद तक नज़र आता है। ओके। तो वो कैच वगैरह भी पकड़ लेते हैं। सही। तो इसमें जो B1 प्लेयर होते हैं उनके स्कोर्स डबल होते हैं, अगर वो सिंगल लेंगे तो उनके स्कोर डबल में कंसीडर्ड होंगे। और ऐसे ही बॉलिंग में भी ऐसे ही है कि उन्होंने जो 40% ओवर है वो उन्होंने डिलीवर करने हैं B1 प्लेयर्स ने। ओके। मतलब इस तरह से उनको इन्होंने कॉम्बिनेशन B1 जो बिल्कुल नहीं देख सकते 40% ओवर्स उन्होंने 40% ओवर्स उन्होंने करने हैं। ठीक है। मतलब इन्होंने इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाई है कि हर कैटेगरी को बराबर मौका मिले। सही। और फील्डिंग में भी ऐसा ही है कि सर्कल में B1 प्लेयर फील्डिंग करते हैं और हमारी जो बॉलिंग होती है वो अंडर आर्म होती है। अच्छा। मतलब बाकी जो रूल्स हैं वो सब सेम। अच्छा सलमान, ये बताएं, इंस्टिंक्ट्स होते हैं आप लोगों के, ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग भी होती होगी, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जो B1 या B2 या B3 कैटेगरी के, कुछ तो साइटेड जैसे आपने कहा कुछ मीटर तक देख सकते हैं, तो बाकी जो B1 कैटेगरी है, B2 कैटेगरी, उनका किस तरह से जो कह लें सारे गेम के अंदर रोल होता है? असल में ऐसा है कि जो हमारे स्कूल्स हैं ना, ब्लाइंड स्कूल्स, वहाँ से हमें ट्रेनिंग मिलती है। मतलब ट्रेनिंग वहाँ से हमारी जो क्रिकेट है वो स्टार्ट हो जाती है, और ये जो बाकी ट्रेनिंग हमारी साथ साथ वहाँ से चलती रहती है। और B1 और B2 की कोई मतलब इतनी डिफरेंस नहीं होता इसके अंदर ट्रेनिंग के लिए, सेम ट्रेनिंग होती है। लेकिन यह है कि B1 जो उनसे हैं वो जज करके खेलते हैं, सुन के खेलते हैं। जो पार्शली B2 हैं वो तो मतलब देख के खेल लेते हैं, उनको बॉल नज़र आती है, वाइड हमारा बॉल होता है, ठीक है, तो वो नज़र उनको आ रहा होता है। ठीक है। और B1 जो प्लेयर हैं वो सुन के खेल रहे होते हैं, उनकी थोड़ी ट्रेनिंग टफ होती है, क्योंकि देख के खेलना और सुन के खेलने में काफी बहुत जाहिर है बहुत फर्क है। निसार, आप हमें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताइए। अब जरा थोड़ा सा फतह के बाद आ जाते हैं, हालांकि एक सवाल मेरा पहले का भी है क्योंकि मैं बाकी टीम्स के बारे में भी बात करना चाहता हूं, बट इतना बड़ा मुकाबला, इतनी बड़ी टीम के साथ तैयारी डेफिनेटली उनकी भी होगी, और भारत बहुत बहुत पैसे लगाता है, बहुत वसाइल लगाता है हर किस्म की क्रिकेट को, चाहे वो खवातीन की हो, चाहे वो उनकी यूजुअल नेशनल टीम है या फिर उनकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी है, और इसी वजह से वो हमारे साथ कम्पीट भी नहीं करते सर्टन टूर्नामेंट्स के अंदर के कहीं हम ही ना जीत जाएं। तो वो फीलिंग क्या थी सर जब आपने भारत को ही बीट कर दिया, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, एंड देन यू बिकेम द चैंपियन? जी बिल्कुल ऐसे है जी, लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ है वो भारत ने होस्ट किया था और उसमें वो चैंपियन बने थे हमारे बगैर। तो हम भी किसी मौके की तलाश में थे कि कोई ऐसा इवेंट मिले जिसमें बाकी टीम्स भी पार्टिसिपेट करें और हमें अपने जो है वो सलाहियतों के जोर दिखाने का मौका मिले और इनको बताएं हम कि वर्ल्ड चैंपियन कौन है।
तो अल्लाह पाक ने मौका फराहम किया है, ना सिर्फ एक दफ़ा बल्कि 2 दफ़ा। लीग मैच में भी हमने बड़ा अच्छे तरीके से उन्हें हराया और फाइनल में तो बिल्कुल ही जो है वो वन साइडेडली हमने उनको हराया है। तो इससे ये तो जगह, लेकिन ये भाग के उनके क्राउड के सामने हाथ हिला के दिल जलाने की क्या जरूरत थी? ये बात तो है, क्योंकि हमारा वहाँ पे बर्मिंघम में जो हम खेल रहे थे तो वहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान के जो ओवरसीज हैं वो बड़े ज़्यादा तादाद में आबाद हैं, तो काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ पे हमें सपोर्ट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब क्राउड होता है तो उनको सपोर्ट का जवाब देते हैं हम। तो कौन स्कोर कार्ड क्या रहा आपके फाइनल का? चूंकि आई थिंक इट वाज नॉट लाइव ऑन एनी चैनल, हालांकि होना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए, लेकिन कौन ज्यादा बेहतर खेला और टीम की ओवरऑल कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं आप फॉर द फ्यूचर? जी, टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया। हमारे बॉलर्स और फील्डर्स ने पहले हाफ में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हम एक मतलब रीजनेबल टोटल पे उन्हें रोक सके और उन्होंने 184 किया था। और उसके बाद हमारे बैट्समैन जो है उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली ये सलमान आपके साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। इसके अलावा बद्र मुनीर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो वाइस कैप्टन भी है टीम के। इसके अलावा मैंने भी थोड़ा सा कोशिश की थी अच्छा खेलने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जल्दी आउट हो गया 36 करके सिर्फ। तो बहरहाल ओवरऑल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अल्लाह पाक ने इज्जत अता की है। इसके अलावा मैं बता रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमें। हमें बिल्कुल किसी भी मौके पे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान के बाहर खेल रहे हैं, हमें ऐसे ही महसूस हो रहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं। इस तरह लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर ओवरसीज ने आपको सपोर्ट किया, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम सलमान से भी ज़्यादा जान लेते। सलमान, अभी जिस तरह आपके कैप्टन भी कह रहे हैं आपने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, बड़ा अच्छा स्कोर किया, फैमिली को बताएं कितना फैमिली खुश हुई जब आपका ये लाहौर के अंदर वेलकम किया गया, किस तरह के जज्बात थे? बिल्कुल, असल में जज्बात इस वजह से कुछ ज़्यादा होते हैं क्योंकि इंडिया के साथ जब मैच आता है हमारा, तो इंडिया से जब जीतते हैं तो आपको पता है जैसे हमारी नॉर्मल टीम भी कभी इंडिया से जीतती है तो यहाँ पे बड़ा खुशी का माहौल होता है, बड़ा हल्ला गुल्ला होता है। तो इसी तरह से हम भी जैसे इंडिया से जीत के हैं तो बड़ी मतलब प्राउड फील किया घर वालों ने, और काफ़ी एयरपोर्ट्स पे भी आए हमारे जो जानने वाले थे, काफ़ी उन्होंने एंजॉय किया और हमने बड़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइवलरी, टेक्निकली उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, चूंकि आखिरी हिस्सा है, वसाइल के हवाले से आपने इतना अच्छा खेला सलमान, आप जीत के आए, चैंपियन बनाया, क्या हुकूमत पाकिस्तान में से, आपके बोर्ड में से किसी ने कोई माली मुआवनत की, कोई इनाम दिया गया आपको, किसी किस्म की अप्रिसिएशन मिली अब तक? अब तो क्रिकेटर भी जो मुशीर पंजाब है स्पोर्ट्स के, वो खुद क्रिकेटर है वहाब रियाज, तो कोई ऐसी अप्रिसिएशन मिली आपकी टीम को? असल में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाकी अगर नॉर्मल कोई आपके लिए मेडल लेके आता है, मुझे लगता है वो तो कभी ज़िंदगी में कभी एक बार दो बार पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आते हैं, तो हमने तो कंटिन्यूसली पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट किए हैं। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मतलब कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी जब किसी हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, हीरो हैं हमारे यहाँ, तो मतलब आप सही कह रहे हैं, हीरो हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया जाता। और अभी तक किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं सोचा हमारे लिए कि ये काफ़ी मतलब गोल्ड मेडल लेके आए हैं पाकिस्तान। निसार, आप भी इस पे कुछ कहना चाहेंगे, ये जो बात हम कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। हुकूमत की सतह पे तो हमें बिल्कुल जो है वो कोई खातर खा पजीराई नहीं मिली, तो इस हवाले से जाहिर है थोड़ी सी मायूसी तो होती है, लेकिन हमारा जो गोल है वो यही होता है कि हम अपने मुल्क का परचम जो है वो सर बुलंद करेंगे। तो उसमें आप हमारा फ़ख्र हैं, हमारा गुरूर हैं। आप जैसे जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह, आप इतने नामसाइद हालात में न सिर्फ जाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम तो एक वेकअप कॉल दे सकते हैं, और वो अनवारुल हक काकर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, मोहसिन नकवी साहब को, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए कि आप इनकी ज़रूर दाद रसी करें। ये दाद रसी होती है, प्लेयर तो अपना बेस्ट दे रहा है, वो कर रहा है, आप अगर करेंगे तो ये पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करेंगे, और उम्मीद करते हैं हम कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर ज़रूर तवज्जो दें। ठीक हो गया, मुलाकात करवाई आपकी निसार अली से और मोहम्मद सलमान से, आप दोनों का शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक और एक्सप्रेसो हीरो से। शुमाली वजीरिस्तान से इनका ताल्लुक है, इंतहाई होनहार तालिब इल्म है, इन्होंने सहूलियात न होने के बावजूद इंतहाई मेहनत की और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया।
और ऐसे हो नहीं सकता कि कोई पाकिस्तान के लिए कुछ करे और वो हमारे शो का मेहमान ना बने। हम मोहम्मद कामरान की बात कर रहे हैं। इन्होंने अमेरिका में एनिमेशन का आलमी मुकाबला जीता है और MSI क्रिएटर अवार्ड अपने नाम उन्होंने किया है। शुमाली वजीरिस्तान से उनका ताल्लुक है, मैट्रिक में ये पढ़ते हैं और माइक्रोस्टार इंटरनेशनल MSI क्रिएटर अवार्ड 2023 की जो पीपल्स चॉइस एनिमेशन कैटेगरी है इसमें पहली पोजीशन हासिल की और हालिया मैट्रिक के इम्तहान में भी 968 नंबर हासिल किए। और एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, इनके घर में हमला इंटरनेट नहीं था। ही यूज्ड टू गो टू हिज ब्रदर्स ऑफिस, वहाँ पे जाके उनका वाईफाई कनेक्ट करके वहाँ पे सीखा करते थे और इस तरह इन्होंने ये इंटरनेशनल कंपटीशन जीता है। आई मीन सिंपली अमेजिंग। दैट्स अमेजिंग। वेलकम टू एक्सप्रेसो मोहम्मद कामरान, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी स्ट्रगल, आपका जर्नी है तो बहुत इंस्पिरेशनल। अपने इस अचीवमेंट के हवाले से बताएं, कैसा रहा, कैसे स्टार्ट किया आपने और सीखना इसको, और जिस तरह से अभी इमरान ने मेंशन किया कि इंटरनेट ना होने के बावजूद आपने सीखा, फिर इस मुकाबले में पार्टिसिपेट किया, आप कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हाँ, जब पहले शुरू किया 2021 में, तब मेरे पास लैपटॉप था, लेकिन वो सिस्टम बहुत वीक था और उस दौरान मैंने 3D एनिमेशन को स्टडी करना शुरू किया। इंटरनेट भी नहीं था तो मैं अपने भाई के ऑफिस में जाता था, वहाँ पे मुझे इंटरनेट मिलता था, फिर उस इंटरनेट का इस्तेमाल करके मैं वीडियोस को डाउनलोड करता था, यूट्यूब से मदद लेता था और वहाँ से मैंने ब्लेंडर को सीखा और कुछ और सॉफ्टवेयर है उनको भी सीख लिया। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। इंटरनेट तो आपका अभी भी वीक है लेकिन इरादे आपके बड़े स्ट्रांग हैं। व्हाई दिस कंपटीशन? क्योंकि यूजुअली जो स्टूडेंट्स इतने दूर रहते हैं उनको कामरान पता भी नहीं होता कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है। अपने तौर पे चलें, फॉर द सेक ऑफ पैशन, शौक के लिए तो वो लोग करते हैं। आप इस मुकाबले तक कैसे पहुंचे और क्या पहले दिन से आपको पता था कि आपने किसी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाके कम्पीट करना है? उसी नीयत के साथ आप ये कर रहे थे या ये बस हो गया? मेरा एक मेंटर है यूट्यूब पे, उससे पता चला था कि ये मुकाबला है, तो उस वक्त मेरे क्लासेस क्लास भी स्पेशल परमिशन देता था कि आप काम कर सकते हो। जो क्लासेस इजी होते थे तो मेरा प्रिंसिपल मुझे परमिशन देता था कि आप काम। ठीक, कुछ इंटरनेट का इशू है कामरान, आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं। आप प्लीज़ अपने थोड़ा सा पोजीशन को चेंज कर लें, शायद सिग्नल्स का इशू आ रहा है। अब आपको आवाज़ आ रही है कामरान? सवाल कर लेता हूँ कामरान, अगर आवाज़ आपको आ रही है। एक तो हम ये जो एनिमेशन देख रहे हैं तो बड़ा जो लेटेस्ट GTA का वर्जन है उसके एनिमेशन हमें लग रहे हैं। आप तो कोई बहुत ज़बरदस्त बड़ी मैस लेवल की कोई वीडियो गेम डेवलप कर सकते हैं और ये बिलियंस ऑफ US डॉलर्स की इंडस्ट्री है जिसको ऐसे क्रिएटर्स चाहिए होते हैं। तो ये तो बड़ा कीमती काम आप कर रहे हैं। तो आप क्या पाकिस्तान में ही रहेंगे इसके बाद? अपना काम चलाऊंगा और आप ऑडियो पे कनेक्ट कर ले ताकि हम उनसे बात कर लें, बिकॉज वीडियो में ही इज इन वजीरिस्तान। लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि कम से कम हम उनके फ़न को सराहें तो सही, उनके बारे में बात तो करें। और अनला द टाइप ऑफ ग्राफिक्स वी आर सेइंग, जैसी एनिमेशंस हम देख रहे हैं, दुनिया भर में लोग लाखों रुपए लगा के और हज़ारों डॉलर्स लगा के ये सीखते हैं। एंड लुक एट दिस स्टूडेंट, ही इज पाकिस्तानी, वजीरिस्तान में भाई के ऑफिस में यूट्यूब से सीखा है, भाई के ऑफिस में वाईफाई लगा के वहाँ पे बैठ के सीखा है। व्हाट काइंड ऑफ, वो कहते हैं ना, हमेशा मैं कहता हूँ जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, उसकी क्लासिक एग्जांपल है कामरान, जो कि इस वक्त दुनिया भर के अंदर अपना नाम रोशन करके और पाकिस्तान का नाम और अमेरिका के अंदर इन्होंने अवार्ड लिया, जो कि ऑलरेडी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इसको लेके, वो इस पे काम करते हैं। और वही बात कि इतने ज़्यादा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, पूरा सिस्टम है जिसके तहत वहाँ पे वो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। बड़ी हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती है आपको इस तरह के कोर्सेज के लिए। कामरान हमारे साथ आ गए। कामरान, आपको आवाज़ आ रही है? कामरान सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहा है जी। अब आप जरा हमें बताइए कि आपने इसी को क्यों किया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने इसी शोबे को क्यों चुना और क्या आपको पता था कि ये बैनुल अक़वामी सतह पे आप कम्पीट करेंगे और फिर जीत भी सकते हैं इसको? हेलो जी कामरान आप बात कीजिए, आवाज आ रही है। अच्छा, ये ऐसा है कि मैंने जब शुरू किया इस एनिमेशन के तो
मुझे पहले से यकीन था कि मैं ही जीत जाऊंगा, क्योंकि आई वाज श्योर अबाउट दैट। और इसने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया ये करके जाए। ठीक है, तो कमरान अब ये भी बताइए, बिल्कुल चूंकि आवाज़ बहुत कट रही है लेकिन फिर भी आपका मैसेज पहुंचना ज़रूरी है, आगे क्या इरादे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी और उम्मीदें क्या रखें हम आपसे? हाँ जी, मैं पर बनना चाहता हूँ। We somehow missed your audio. Missed your audio, हाँ, So sorry थोड़ा Kamran. मुश्किल है। In some other segment हम जरूर कोशिश करेंगे किसी और शो में आपसे ज़रा तफसीली बात हो विद द बेटर ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी, चूँकि बहुत दूर हैं इसलिए हम प्रॉपर्ली सुन नहीं पाए, लेकिन कामरान हमारा फ़ख्र हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो स्टार इंटरनेशनल MSI क्रिएटर अवार्ड 2023 की पीपल्स चॉइस कैटेगरी है, यानी कि कोई फेवर नहीं है, लोगों ने चुना है, लोगों ने चुना है। उसमें उन्होंने टॉप किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस। वजीरिस्तान से इनका ताल्लुक है। कामरान से हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कर। आज फिर हमारे किचन के अंदर रौनक है, कुछ खाने को बन रहा है और हम उसके लिए आपको तो बड़े एक्साइटेड होते हैं जब भी खाने की बात होती है। सो खाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जी फरीहा। फरीहा को हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फरीहा, कैसी हैं आप? Thank you very much for having me here. I'm good. How are you? गुड गुड। फरीहा क्या बना रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं जी मैंगो डिलाइट। ओके। जो मेरे ख्याल में मौसम की भी मुनासिबत की वजह से ज़्यादा डिमांड में है और इजीली बन जाता है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि घर पे गेस्ट आए तो ओहो मीठा क्या बनाएंगे। तो इट्स इजी टू मेक, जल्दी रेसिपी बन जाती है, थोड़े इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो मैंने कहा आज आपको ये सिखाते हैं। क्विकली आप हमें इसका एक बता देंगे कैसे बनेगी है? और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? इसमें मेन तो क्योंकि मैंगो डिजर्ट है, मैंगो डिलाइट है, तो इसमें मैंगो डलेगा। हमारे कैंडी बिस्किट्स हैं, इसके अलावा आप मैरी भी यूज कर सकते हैं। वी हैव टी केक्स, इसके अलावा वी हैव कंडेंस मिल्क एंड वी हैव मेल्टेड बटर है। उसके साथ हमारे पास क्रीम है, तो क्रीम भी आप विपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आज मिल्क पैक की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता कि विप क्रीम कहाँ से मिलेगी और कभी कभार वो शॉर्ट भी होती है। तो मिल्क पैक या ऑलपर्स हमें हमेशा मिल जाती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट। ठीक है। और इसी को मिला के इंशाल्लाह कुछ बनाते हैं, अच्छा सा दिखाते हैं आपको। बनाइए और हम वापस आएंगे और देखते हैं कि कैसा बनता है और आपको बताएंगे। साथ साथ फिल वक्त हमारे सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है। सफर इरशाद, वकार अहमद मलिक और फरह महमूद बात करें सियाती मकामात पर कचरा फैलाया भी जाता है, उसको कंट्रोल कैसे करें, क्या हम तंजानिया से ही कुछ सीख सकते हैं, इस पे बात हो रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त स्पेशल। अफ्रीका जो है वो कमाल खिता है जहाँ से इंसान ने हिजरत करके फिर पूरी दुनिया में फैला, और वहाँ के जो दरख्त हैं, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, अफ्रीका जो है वो कदीम तहजीब का क्योंकि मस्कन रहा है, तो वहाँ पे कमाल कमाल मनाजिर होते हैं। फरह महमूद जिन्होंने पाकिस्तान में तो कोई ट्रैक नहीं छोड़ा, अब उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ अलास्का से लेके कनाडा मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे इनको कोई ट्रैक नज़र आता है तो यहाँ पहुँच जाती हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि वो तंजानिया गई हुई थी और किलिमंजारो जो पहाड़ है वो उन्होंने सर किया, तकरीबन 20,000 फुट है। और जब वापस आई तो हमने फरह साहबा को इन्वाइट किया है और फरह साहबा से पूछेंगे कि ये सबसे पहले तो फरह साहबा यही बताइए कि ये आपके ज़हन में कैसे आया कि अफ्रीका का एक पहाड़ किलिमंजारो पुराना ख्वाब था या अभी रिसेंटली देखा है? पहाड़ तो ख्वाबों में आते रहते हैं, बहुत पुराने पुराने भी है, लेकिन इस पहाड़ में 2-3 अट्रैक्शंस थी जो मुझे हुआ। एक तो ये कि ये अफ्रीका का टॉलेस्ट तो है ही है, लेकिन ये ज़ीरो से यानी कि इक्वेटर से ज़ीरो से ये 5895 इसकी हाइट है। ठीक है। तो इसका ये टॉलेस्ट स्टैंडिंग माउंटेन था और इसमें हाइट गेन एकदम से 6000 मीटर्स की थी, तो एक ये अट्रैक्शन थी। फिर दूसरी अट्रैक्शन ये थी कि इसमें आपको बहुत सारे जोन्स देखने को मिलते हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट पहले आता है, फिर उसके बाद मोरलैंड आता है, फिर उसके बाद एल्पाइन डेजर्ट है और उसके बाद आइस जो आपको आर्टिक आइस का जो जोन है वो आता है। तो इसमें आपको हर दिन एक नई लैंडस्केप देखने को मिलता है। मैं वो वीडियोस देखी हैं आपकी, तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ इस तरह घूम रही है वो कैसा लगता है? अच्छा वो हाँ वो वैसे तो पाकिस्तानी कैसा लगता है? वो तो सफारी की जो मैंने वीडियो में डाली है सफारी की है, तो सफारी भी ज़ाहिर है जब आप तंजानिया, कीनिया, युगांडा वगैरह कहीं भी जाते हैं तो उसमें सफारी का एक एलिमेंट ज़रूर होता है।
और वो मेरे लिए बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था कि जिसमें आप नेचुरल हैबिटेट में जानवरों को देखते हैं, खासतौर पे हाथी को देखते हैं तो पता चलता है कि वो हाथी क्यों है, कि वो सारा दिन 24 घंटे खाता रहता है, 3-4 घंटे सोता है। और फिर इत्तेफाक से हमने शेर को शिकार करते भी देखा और हिरन, और मतलब बहुत सारे हमें वहाँ मतलब नेचुरल हैबिटेट में उनको देखना एक बड़ी ट्रीट थी। ज़बरदस्त। किलिमंजारो तकरीबन यानी 20,000 फुट, और 20,000 फुट अच्छी खासी एल्टीट्यूड है। तो वहाँ पे जब अभी गई हैं तो वो कितना कोई टेक्निकल, मतलब आपने बेसिकली क्योंकि किया हुआ है, मुश्किल तरीन ट्रैक्स किए हुए हैं, स्नो लेक वगैरह, तो उस हिसाब से बताइए कि वो इस स्केल को अगर हम देखें मुश्किल तरीन ट्रैक्स को, तो वो कितना मुश्किल था? अच्छा, किलिमंजारो के 5-6 ट्रैक रूट्स हैं जिसमें से आप जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमने सबसे मुश्किल रूट उसका चूज़ किया कि लोमोशो रूट था, जिसमें वेस्टर्न ब्रीच वाला पार्ट हमने लिया था, जिसमें इनिशियली जो फाइनल जो स्टेज थी ना उसमें बिल्कुल क्लाइंब ऊपर थी और क्रेटर पे पहुंच के फिर दोबारा से हुरो पीक पे जाना था। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं उसको अगर कंपेयर करूं अपने ग्लेशियर्स और फॉर इंस्टेंस मैं खुर्दुपिन से या उससे, तो उसके मुकाबले का तो नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन ये था कि टफ था। एल्टीट्यूड जो एकदम से एल्टीट्यूड जब आप बहुत रैपिडली गेन करते हैं ना, तो क्योंकि हम एक्लिमेटाइज उस तरह नहीं हो पाते, तो उसका टॉल अपना आता है। लेकिन टेरेन जो था वो मीडियम और से, फिर आप कहेंगे कि आप हर चीज़ को आसान करके बताती हैं, लेकिन इसके रूट्स आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक रूट्स चूज कर सकते हैं। कैसा मुल्क है टूरिस्ट के लिए तंजानिया? टूरिस्ट के लिए तंजानिया जो है एक हेवन है। टूरिस्ट फ्रेंडली है ओवरऑल रवैयों के बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं। हमारे जो हमने जिन लोगों के साथ जो कंपनी जिसके साथ की वो बहुत फ्रेंडली थी। हमें एक ये कंसर्न था, फॉर इंस्टेंस मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि हमें था कि हमें हलाल खाना मिले, तो उसने हमारा जो कुक था वही हलाल, मतलब हमें हर तरह से अकोमोडेट किया। फिर जिस तरह वो टूरिज्म को लेके चलते हैं, आप देखेंगे जो सिर्फ किलिमंजारो से 13% ऑफ जीडीपी इनका किलिमंजारो देता है। जी बिल्कुल। तो इन्होंने टूरिज्म इनके लिए बहुत कीमती है, और बाकी सफारी वगैरह भी। तो इसमें उन्होंने इतना रूल्स एंड रेगुलेशन इतने अच्छे रखे हुए भी हैं और फॉलो हैं तो हमारे भी, लेकिन रखे हुए भी और फॉलो भी करते हैं। तो एक टूरिस्ट वहाँ पर जाके मुझे तो बहुत ज़्यादा इस तरह मिला जैसे मैं बहुत जैसे अपने ही किसी जगह पे हूँ, और बहुत होमली फीलिंग हुई मुझे। ऑल्दो ट्रैक में मैंने आपको बताया कि हर दिन गेन बहुत ज़्यादा था एल्टीट्यूड में, लेकिन उन्होंने जैसे सुबह के टाइम भी वो ऑक्सीजन आपकी चेक करते थे ऑक्सीमीटर से, और शाम के टाइम भी चेक करते थे। हर एक का बहुत ज़्यादा फिजिकली भी बहुत देखते थे कि वो ड्रेन आउट तो नहीं हो रहा, इस तरह नहीं कर रहा, तो बहुत ज़्यादा। और ओवरऑल जो ये सारे तंजानियन है बहुत फ्रेंडली और बहुत, क्योंकि पाकिस्तानी व्लॉगर्स को हमने काफ़ी देखा है मुख्तलिफ खित्तों में, लेकिन अभी तक कम से कम मैंने अभी तक नहीं देखे तंजानिया और इस साइड पे घूमते हुए। तो यानी आप रिकमेंड करती हैं कि वो स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि बहुत खूबसूरत जगह। और किलिमंजारो इटसेल्फ जो माउंटेन है वो एक इट्स अ वोल्केनो, हाँ इट्स एन एक्टिव, अभी उसको डोरमेंट नहीं कहा गया, अभी एक्टिव है, क्योंकि कोई भी माउंटेन अगर मेरे ख्याल 100 या इतने साल तक ना वो हो तो वो फिर उसको फिर मरा हुआ कहते हैं, लेकिन अभी ये जिंदा है और इसके अंदर कभी कभी एक्टिविटी भी होती है। तो मुझे वो भी बड़ा शौक था कि क्रिएटर में जाके इसके देखूं क्या होता क्या है, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है वो भी ख्वाहिश पूरी हुई। वो क्या था वो? नहीं, अब अपेरेंटली जो हमने ऊपर क्रिएटर में जाके देखा तो इतना कुछ उस वक्त एक्टिव नहीं था, तो जैसे कोई धुआं नजर आता है, इस तरह होना भी नहीं चाहिए था उस टाइम जब आप ऊपर से देख रही थी। उस वक्त एक्टिव होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन वैसे कभी वैसे आपके बैक इन द माइंड कोई ज़हन में था इस तरह का जब आप नहीं, मुझे नहीं, वो कह रहे थे कि 100 इतने साल हो गए, मैंने कहा ये ना हो कि इसी साल इलेक्शन का मूड बन जाए इसका। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके क्रिएटर से फिर ऊपर की तरफ है जो हुरो पीक है, जो कि इस किलिमंजारो की टॉप मोस्ट जगह है, तो वहाँ उसमें है कि क्रेविसेस भी हैं और आइस एंड स्नो भी है। इसकी अलग कोई फीस है किलिमंजारो पहाड़ की? क्योंकि हमने किसी टूर ऑपरेटर के साथ आप मेरा ख्याल है खुद से जाके नहीं कर सकते, आपको यू हैव टू एंगेज टूर ऑपरेटर, हाँ गाइड टूर ऑपरेटिंग कंपनी, और उसमें भी आपको बहुत रेंज के, आपको अगर आपका बजट कम है तो कम से भी मिल जाएगा, आपको हायर एंड भी मिल जाएगा, और जिस भी आप उसमें। लेकिन पूरे ट्रैक में जो बताने वाली बात है जो मैंने सीखा वहाँ से, वो ये है कि वहाँ पर पूरे उनके रूल्स हैं। आप उनकी मखसूस जगह पे कैंपिंग करनी है, सबसे ज़्यादा जो कूड़ा करकट के लिहाज से आपने जो कुछ लेके जाना है। चौथे दिन हमारे 20 पोर्टर्स वापस जा रहे थे, उनसे पूछा कि ये क्यों वापस जा रहे हैं, उन्होंने कहा जितना हमारा गंद है वो सारा ये लेके जा रहे हैं, हम अब आगे निकल जाएंगे। अच्छा। तो अगर आप जितनी चीज़ें लेके गए हैं वो रजिस्टर कराते हैं और उतनी ही चीज़ें वापस नहीं लाए, समझे 2 कैंस आपके या 2 रैपर आपका रह गया, उसका जुर्माना है। और मैंने उससे पूछा क्या जुर्माना है, कहता है वो जुर्माना कोई मॉनेटरी फीस नहीं हमसे लेते, वो कहते हैं कि इसके बदले 2 रैपर छोड़ आए हो या 3 जो भी कर आए हो,
40 किलो कूड़ा जमा करके लाओ। कहते 40 किलो वो कूड़ा है ही नहीं नहीं होगा। तो बेसिकली उनको वो काले पानी की सजा हो जाती है, तो वो बहुत एहतियात करते हैं कि कहीं कूड़ा, आप लोग कहीं सिगरेट कुछ भी नजर नहीं आएगा, एक रैपर का नहीं, और वो आपकी आंखों के लिए एक ट्रीट होता है कि आप किसी जगह जा रहे हैं और आपको इतनी खूबसूरती की सफाई के साथ मिल रही है। बहुत शुक्रिया फराज साहब। नाज़रीन, बात यह है कि बिल्कुल एक ख्वाब वाली बातें मुझे तो नज़र आती हैं। पाकिस्तान जो कि टूरिस्ट हब होना चाहिए, पाकिस्तान जिसके पास 8,000 हैं, पाकिस्तान जिसके पास पता नहीं कितने 7,000 हैं, दुनिया के तवील तरीन ग्लेशियर्स हैं, दुनिया का बुलंद तरीन मैदान है, ये तमाम चीज़ें, और डेजर्ट इतने खूबसूरत हैं, सब कुछ अपनी जगह पे दुनिया का टूरिस्ट हब होना चाहिए। लेकिन टूरिज़म के वाले से जो हमारे रवैये हैं, इवन स्टेट लेवल पे भी और निचले लेवल पे भी, किसी भी सतह पे, वो किसी भी जगह पे नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान जो है ये कोई सेहत की जन्नत हो सकती है। ये हमारे अपने क्लेम्स हो सकते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट को सहूलियात हैं उसके हवाले से जिस तरह फराज साहब ने अभी बताया, तंजानिया जैसा मुल्क भी है, उससे कितना कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमारे तमाम जगह जो हैं वो कचरे के ढेर बन चुकी हैं, आप जिधर मर्जी चले जाएँ, डिफॉरेस्टेशन, और हमने दरख्तों का उजाड़ा जो है वो कर दिया है, हरम हाउस से लेके और फेरी मेडोज से लेके, और हर जगह पे जिस जगह को थोड़ी सी पजीराई मिलती है आलमी, उसके बाद बहसियत कौम हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि अब इसको बर्बाद करके रहना। सो देखते रहिए सफ़र शर्त स्पेशल। बैक टू एक्सप्रेसो। यस, बात कर लेते हैं हम कुछ क्रिकेट के हवाले से। आज जैसे कि हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब भी कोई क्रिकेट का इवेंट शुरू होता है, अमला नोज दिस, और उसमें फिर पाकिस्तान भी हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। और आज ये मेला इसलिए हमें, पाकिस्तान के शहर मुल्तान से इसका किक स्टार्ट है और पाकिस्तान वर्सेस नेपाल पहला मैच हो रहा है। हम एशिया कप की बात कर रहे हैं और एशिया कप के हवाले से अगर थोड़ा सा बताएं तो ये बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान वापस आ रहा है, तकरीबन 15 साल के बाद, और 19 दिनों में ये मुकाबले होने हैं। मुख्तलिफ टीमें हैं, 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, 9 श्रीलंका में होंगे। इफ्तिताई मैच में आज पहली बार नेपाल की टीम पाकिस्तान का मुकाबला करेगी और मुल्तान की गर्मी तो सख्त है, लेकिन इसमें जब क्रिकेटिंग हीट आएगी तो वी बिलीव बहुत अच्छा होगा। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे करना, वो ये है कि वैसे तो पाकिस्तान भारत के मुकाबले में ज़्यादा मैचेस जीता हुआ है, लेकिन एशिया कप जो है वो भारत सबसे ज़्यादा जीता हुआ है, 7 दफ़ा, 6 दफ़ा श्रीलंका और 2 दफ़ा पाकिस्तान ने जीता है। सो पाकिस्तान को आई थिंक ये वाला जो टूर्नामेंट है, ये सीजन जीतना चाहिए, बिल्कुल जीतना चाहिए। जितना इंडिया ने हमें तंग किया था इस एशिया कप के मामले में, हमें जवाब देना चाहिए और हमें लगता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है ऑब्वियसली पाकिस्तान के बाद। सो लेट्स होप कि जी आज 2:30 बजे जो मुल्तान के अंदर मैच है वो बहुत अच्छा हो। उसके लिए हम तजिया भी लेंगे, हमारे पास डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्ज़ा इकबाल बेग मौजूद, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। और उसके साथ साथ मिर्ज़ा साहब की इजाज़त से हम हामिद की जानिब जाते हैं, चूँकि वो इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं और जरा वहाँ की गहमा गहमी स्टेडियम के बाहर क्या गर्मा गर्मी भी ज़ाहिर है 2:30 बजे मैच है, मुल्तान की सब गर्मी होती है। हामिद, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका शहर आज तैयार है होस्ट करने के लिए एशिया कप का पहला मैच। तो क्या एक्साइटमेंट है, और हमें अंदाजा हो रहा है कि जितनी गर्मी में आप खड़े हैं स्टेडियम में मैच देखने वालों के लिए भी उतनी मुश्किल होने वाली है। जी देखें, मुल्तानी जो है एशिया कप का पहले मैच की इफ्तिताही तकरीब जो है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होनी है। तो जो मुल्तान के शायकीन हैं बड़े पुरजोश हैं, सुबह सवेरे से ही शायकीन आना शुरू हो गए हैं, लेकिन शायकीन के लिए जो है स्टेडियम के दरवाजे तकरीबन 12 बजे खोले जाएंगे। और जो शायकीन हैं उनके लिए जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक सरकारी हाउसिंग सोसाइटी है, फातिमा जिन्ना हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ वसीओ अरीज पार्किंग का बंदोबस्त किया गया है। वहाँ से वीडा बस सर्विस चलाई जाएगी जहाँ से शायकीन को जो है स्टेडियम लाया जाएगा और शायकीन जो है वो फिर अंदर पहुँचेंगे। 12 बजे के बाद जो है शायकीन आना शुरू हो जाएंगे स्टेडियम के अंदर, 2:30 बजे टॉस होगा शुरू होगा। तो जो पाकिस्तानी हैं, जो शायकीन हैं, वो बड़े जोश हैं क्योंकि 13 साल बाद जो है वो एशिया कप जैसे बड़े मार्का पाकिस्तान में होने जा रहा है। शायकीन बड़े पुरजोश हैं, उनका कहना है कि मैच देखने के लिए वो बेताब हैं। कल बाबर आजम और जो नेपाली कैप्टन थे रोहित, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों का बाबर आजम से हमारी बात हुई तो बाबर आजम का कहना था कि पाकिस्तान जो है नंबर 1 इंटरनेशनल टीम है वनडे की, तो हम कोशिश करेंगे उसी के तनाजुर में रखते हुए बेहतरीन खेल पेश करें। इसी तरह जो रोहित जो नेपाली टीम के कैप्टन थे उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारी टीम में तजर्बे का फुकदान है, लेकिन जो है हम अपने बेहतरीन खेल को पेश करने की कोशिश करेंगे। हम इमर्जिंग कप भी खेल के आए हैं, उससे पहले जो है वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड खेल के आए हैं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है और अच्छा खेल पेश करने की। हामिद, मैं चाहूंगा आप जरा इससे पहले कि हम मेरे साहब से तजिया लें, आप जरा हमें थोड़ा सा बाहर की सिचुएशन बता दें। एक तो क्या आवाम को ज्यादा तंग तो नहीं किया गया सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की वजह से, और क्या शायकीन के लिए बेहतर इंतजाम है, वो आसानी से जाके मैच देख सकेंगे? जरा ओवरऑल एक पिक्चर हमें बता दीजिए, फिर हम तबसरा लेते हैं मेरे साहब से।
अगर हम थोड़ी सी सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जो रूट्स हैं वो अभी तक तो खुले हुए हैं, लोग आम शहरी जो हैं वो ट्रैफिक रवा है, शहरियों को कोई मुश्किलात नहीं है। लेकिन जैसे ही टीम की मूवमेंट होगी तो तकरीबन 2 बजे के करीब टीम की मूवमेंट होगी तो उस वक्त जो है वो रूट्स ब्लॉक किए जाएंगे आधे से पौने घंटे के लिए। जैसे ही टीमें स्टेडियम पहुंच जाएंगी तो रूट्स खोल दिए जाएंगे और जो शायकीन हैं उनके लिए बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। उनके लिए वसी और इस पार्किंग का बंदोबस्त किया गया है, वहाँ वो गाड़ी आके खड़ी करेंगे, अपनी बाइक खड़ी करेंगे। उसके बाद जो है वीडा बस सर्विस के जरिए जो है उनको स्टेडियम लाया जाएगा। स्टेडियम के अंदर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, तमाम इंक्लूजर्स जो हैं उनकी रंगो रोगन का काम मुकम्मल हो चुका है, तज़ीन और आइश मुकम्मल हो चुकी है। 4 इंक्लूजर्स ऐसे थे जहां जो है सीढ़ियां हुआ करती थी, कुर्सियां नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वहां भी कुर्सियां लगवाई गई हैं ताकि गर्मी बहुत ज्यादा है, शायकीन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इंतजाम बहुत अच्छे हैं, इंतजाम अच्छे हैं और शायकीन भी बड़े पुरजोश है। बहुत शुक्रिया हामिद, थैंक यू वेरी मच कि आप हमें ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे थे स्टेडियम के बाहर से। इस वक्त क्या सूरत हाल है? मुल्तान जी बिल्कुल तैयार है वेलकम करने के लिए और इस पर हम तज्जिया ले लेते हैं। और मिर्जा साहब वेरी मच, कैसे हैं आप? मेरे साहब से हम कनेक्ट करते हैं। आई होप कि मेरे साहब आप हमें सुन पा रहे हैं। मेरे साहब जब तक आपसे हमारा राब्ता होता है हमें बताइएगा जी, जब हम कनेक्ट करते हैं उस वक्त से पहले वैसे तो मुल्तान के आम मशहूर हैं, सोन हलवा मशहूर है, इंजमामुल हक मशहूर हैं, हाँ, और यूसुफ रजा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी भी मशहूर हैं। मुल्तान के सोन हलवे से आप शख्सियत, ये सारी सौगातें हैं ना, मतलब मशहूर शख्सियात, मशहूर चीज़ें। तो और उसके अलावा औलिया का शहर है, हमें मालूम है, बेहतरीन वहाँ पे हमारे जो औलिया अल्लाह हैं उनके मज़ारात मौजूद हैं। तो ज़बरदस्त शहर है हमारा, लेकिन गर्मी सबसे ज़्यादा मशहूर है मुल्तान की। और 2:30 पे अगर ये मैच शुरू होता है तो अरमला हसन, यू कैन इमेजिन कि मुल्तान की गर्मी में, और मुझे लगता है कि आई एम नॉट श्योर कि नेपाल की शायद कंडीशन हम जैसी होती हैं मौसम की। आई थिंक एशियन ममालिक की एक जैसी ही होती हैं आई बिलीव। इस वक्त मिर्जा साहब से हमारा राब्ता हो चुका है। आई होप मिर्जा साहब आप हमें सुन पा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन करना चाहूँगा वो मैं नेपाल क्रिकेट के हवाले से करना चाहूँगा। आई होप कि आप हमें कुछ इनिशियल बता पाएँ, इनकी कैसी अचीवमेंट है, ये अब मेन स्ट्रीम पे आ रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि अच्छी टीम है, अच्छा परफॉर्म करी है। सबसे पहले तो हमें नेपाल क्रिकेट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे पाएँ मेरे साहब। देखिए इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और अरमला दोनों को सुबह बखैर। तो अगर नेपाल की क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल 1946 में फॉर्म हुई थी और नेपाल के जो हुक्मरान थे राणा फैमिली, उनको बड़ा क्रिकेट का शौक था तो उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल फॉर्म की, क्योंकि नेपाल भारत के नजदीक भी है। और इस वक्त नेपाली क्रिकेट टीम के कोच जो है डिसाई, वो भारतीय हैं और भारत में वो आईपीएल में भी रह चुके हैं, दीगर टीमों के साथ अटैच रह चुके हैं, तो वो नेपाल की टीम की कोचिंग कर रहे हैं। और नेपाल ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, एक जमाना था पाकिस्तान के हारून रशीद भी गए हुए थे नेपाल को गाइड करने के लिए। अच्छा। लेकिन नेपाल की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को देखते हुए यूएई क्वालिफाई नहीं कर सका, नेपाल क्वालिफाई कर सका है। और इनका जो लेग स्पिनर है संदीप लेमिचन, वो पूरी दुनिया में बिग बैश खेला है, उसके अलावा आईपीएल खेला है, पीएसएल में उसने लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी की है। तो वो एक वाहिद क्रिकेटर है कि जो ज्यादा, लेकिन इस वक्त उनका कप्तान जो है रोहित पौडेल, वो भी बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है। अच्छा। और नेपाली कुछ प्लेयर जो है वो उर्दू भी बोल लेते हैं क्योंकि हिंदी वो बोलते हैं। और यहाँ पर 2 भाई हैं इस टीम में, आसिफ शेख और एक और, वो दोनों जो है मुसलमान है लेकिन दे आर बोर्न इन नेपाल, नेपाल में पैदा हुए तो नेपाली टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। खटमंडू हब होता था क्रिकेट का, लेकिन अब और भी आउटस्कर्ट्स में भी नेपाल के क्रिकेट हो रही है। मिर्जा साहब वैसे आपने ना एवं नहीं, आपको हम डॉक्टर ऑफ क्रिकेट कहते हैं, आपने पूरा शजरा खोल के रखे बाल क्रिकेट बोर्ड को लेकर अब तक। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हमें लगता है जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता है। अच्छा मिर्जा साहब, आज मैच है, इफ्तिताई मैच है, एशिया कप है, 15 साल के बाद डेफिनेटली पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, जो इफ्तिताई तकरीब वो भी हो रही है। आप किस तरह देखते हैं मुल्तान की गर्मी के अंदर? कंडीशंस ऑब्वियसली बड़ी मुश्किल होंगी दोनों टीम्स के लिए। सऊदी सी के कैसा मैच होगा आज? अरमला, मुल्तान को कहते हैं मशहूर है गर्द, गदा और गर्मा, यानी कि मुल्तान में मट्टी उड़ती है। और गदा औलियाए कराम के हवाले से कहा जाता है और गर्मा जो है गर्मी है मुल्तान की। तो मुल्तान में गर्मी तो होगी और ये स्टेडियम मुल्तान शहर से बाहर वाक़ है, 35,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, बहुत बड़ा स्टेडियम है। और एडवांटेज ये है कि ये विहाड़ी रोड पर स्टेडियम वाक़ है और आसपास के इलाकों से यानी बूरेवाला, भावलपुर, भावलनगर, उसके अलावा जितने जो आसपास के इलाके वहां से लोग आते हैं मैच देखने के लिए और मुल्तान के खुद भी लोग हैं। तो मैं समझता हूँ इस गर्मी में
नेपाली तो आदी है, क्योंकि नेपाल भारत के नजदीक है और नेपाली गर्मी के आदी है। गर्मी में मैच तो हो जाएगा, इसीलिए 2:30 बजे शुरू कर रहे हैं मैच। और जब रात को जब फ्लड लाइट्स ऑन होंगी, क्या ये मैच रात तक जाएगा? नेपाल को आसान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यूएई की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन गर्मी का यकीनन असर होगा। आपने सही सवाल किया। बिल्कुल ठीक है। यूएई की टीम अगर नहीं आ सकी, जो 96 का वर्ल्ड कप भी खेल चुकी है, तो डेफिनेटली नेपाल के अंदर कुछ ना कुछ तो है। और आपने जो 2-3 प्लेयर्स के नाम लिए हैं, मेरे ख्याल में 1-2 मैच विनर्स भी अगर टीम के अंदर हो तो बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट आता है। मेरे साहब, पाकिस्तानी टीम के बारे में हमें बताइए। पहला मैच तो कंपैरेटिवली आसान है हमारा, लेकिन 2 तारीख होने वाला मैच आसान नहीं है और सब दुनिया की नजरें भी हैं। और पाकिस्तान के लिए शायद बहुत अच्छा मौका है नंबर 1 टीम होने के नाते कि वो अपनी इस ग्रिप को रखे वर्ल्ड कप तक जाने में। आप इसको कैसे देख रहे हैं? इमरान, अगर हकीकत की निगाह से आप देखें तो पाकिस्तान का नेपाल से तो इतना टफ मुकाबला नहीं जितना भारत से एक्सपेक्टेड है। और 2 सितंबर को हफ्ते के दिन वहाँ कैंडी में बारिश की पेशगोई की गई है। कैंडी, जो मैंने पहले भी आपको कैंडी के बारे में बताया था, समंदर के किनारे बारिश की पेशगोई की गई है। और जो श्रीलंका के चोरे आफाक ऑफ स्पिनर थे मुरलीधरन, उनकी फैमिली की एक बहुत बड़ी कॉन्फेक्शनरी की फैक्ट्री है कैंडी में। और उनका मुरलीधरन का ससुराल जो है वो श्रीलंका के बराबर वाक़े जो है चेन्नई में है। तो मुरलीधरन की वजह से भी कैंडी की एक अपनी अहमियत है। लेकिन कैंडी में बारिश होती है, पाकिस्तान क्या करता है, भारतीय टीम के जसप्रीत बुमराह फिट होकर वापस आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने कल रात ही अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया था और पाकिस्तान ने बिल्कुल सही टीम खिलाई है अपनी, कि अगर ओपनर है इमामुल हक और फखर जमान, 1 डाउन पे बाबर आजम, 4थे नंबर पर आएंगे मोहम्मद रिजवान, 5वें पे सलमान अली आगा, 6ठे पे इफ्तिखार चाचा, 7वें पे आएंगे जो है वो शादाब खान और फिर उसके बाद 8वें पे मोहम्मद नवाज और 3 फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। देखिए, किसी को याद होगा, मैंने आपको 11 रुकनी टीम बता दी इमरान। जी 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 जी, क्या बात है। और दूसरा लाइनअप बहुत कमाल लग रहा है। आई मीन इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव। मैं हर सिंगल प्लेयर के नाम पे गौर कर रहा था, माशाल्लाह लुक्स ग्रेट। और मुझे लगता है कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। भारत का भी आपने जिक्र कर लिया। अब थोड़ा सा ये जो ग्रुप्स की तकसीम है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल एक ग्रुप में है, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ग्रुप बी में शामिल हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ग्रुप बी के हवाले से खास तौर पर आपका कॉमेंट चाहिए। इसके अंदर तीनों टीम्स है, तीनों कुछ भी कर सकती हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए इमरान, ग्रुप बी में जो टीमें हैं उनमें श्रीलंका को, क्योंकि उसके कई खिलाड़ी जख्मी हैं तो उसको डिसएडवांटेज है। खास तौर पर जो उनका नंबर 1 बॉलर है वनंदु हसारंगा, वो जबरदस्त किस्म का बॉलर, दुनिया भर में खेलता है, वो भी अनफिट है। तो श्रीलंका की टीम जो है उसमें इंजरी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अब देखना ये है कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बांग्लादेश को आप रूल आउट नहीं कर सकते। भारतीय टीम ने अभी बांग्लादेश का दौरा किया था, वहां बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ सीरीज जीती थी। तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान की बैटिंग है, चल गए तो ठीक है, तो नहीं चले। मेरे साहब, आप हमारे स्टूडियो में होते तो हम आपको मैंगो डिलाइट खिलाते हैं। बिल्कुल तैयार है, उसकी जाने भी हमने जाना है। सेगमेंट का टाइम खत्म होता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और खासतौर पर नेपाल क्रिकेट के हवाले से जो डिटेल्स हमें आपने बताई, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। शायद कहीं और आपको नहीं मिलेगी कि नेपाल क्रिकेट बेसिकली कहाँ स्टैंड करती है और बहुत अच्छा उनका स्टार्ट है। और मिर्जा साहब ने बड़े हैप्पी कि एक और अच्छी एशियन टीम सामने आ रही है। बड़ा अच्छा मिर्जा साहब ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। शायद शायर ने तो उस वक्त अपने हालात के हवाले से ये कहा हो, लेकिन हम आजकल इसे महंगाई के तनाजुर में देख रहे हैं। न सिर्फ महंगाई बहुत ज़्यादा है, बल्कि इससे निकलने की ना कोई उम्मीद नज़र आती है, ना कोई सूरत नज़र आती है। और बहुत सारे लोग जो कि इसका शिकार हैं, ख़ासतौर पर अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो इतनी बड़ी हैं, तो उसको देख कर तो बहुत ही मुश्किल हालात हैं। इसी के ऊपर हमारे दोस्त सिकंदर साहब गए इस वक्त मार्केट के अंदर और मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने बात की, जो इजाफा है कीमतों के अंदर। सिकंदर भट्ट ने बात की सेगमेंट तड़के तड़के में, लोग क्या जज्बात हैं इस इजाफे के ऊपर और लोग क्या सोच रहे हैं, आपको दिखाते हैं हमारा आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर भट्ट और मैं सुबह तड़के तड़के आया हूं अकबरी मंडी। आज हम जानेंगे गुज़श्ता 1 साल के दौरान होने वाली महंगाई के बाइस दाल, मसाला जात और चीनी की कीमतों की क्या सूरत हाल है। मेरे साथ रहिएगा। जो
दालों की प्राइसेस की बात है, अब चीनी आप देख लें, चीनी माशाल्लाह 8,200 रुपये आज रेट है, तोड़े का निकला। रिटेल में 170 रुपये बिक रही है। आज मसर साबत किस तरह है? मसर साबत जो हैं वो जो बाहर से आते थे वो सस्ते हैं, जो आपकी यहाँ की पैदावार है वो महंगी है। क्या कीमत है उनकी? तकरीबन 350-380 तक चल जाती है। अच्छा, बिकने वाली टॉप 5 दालें कौन सी हैं? बिकने वाली टॉप 5 दालें चने की दाल, फिर ये चिकपीस जो होते हैं, ये सफ़ेद चने, ब्लैक चने। मसर अब शादर नादर ही पकते हैं क्योंकि रेट ही बड़ा ज़्यादा हो गया है। माश की दाल काफ़ी खाई जाती है। माश की दाल भी जो है वो होलसेल तकरीबन 580 रुपये 50 रुपये रेट चला गया हुआ है। इस वक्त क्या सूरत हाल है बाजार में कहाँ की? देखा जाए तो गाहक तो आपके सामने है, मार्केट में सन्नाटे फिरे हुए हैं, दुकानदार बिल्कुल खाली हाथ बैठे हैं। आपको क्या लग रहा है कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी भी कि नहीं होगी? कंट्रोल क्यों नहीं हो सकती अगर यहाँ पर कोई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सही कदम उठाए, ठोस कदम उठाए। अगर ये जितने वज़रा हैं, जितने मशीर हैं और जितने ये जो एडवाइज़र वगैरह बने होते हैं, अगर इनकी मराहत को ख़त्म कर दिया जाए, इनकी तमाम ये जो पेट्रोल इनका ख़त्म कर दिया जाए, ये बिजली जो है फ्री यूनिट वो ख़त्म कर दिया जाए। देखें, हर गवर्नमेंट मुलाजिम जो है ना, कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम है, वो जब जॉब करता है ना तो वो तनख्वाह लेता है, सैलरी लेता है। जब वो सैलरी लेता है तो फिर फ्री यूनिट्स क्यों उनको दिए जाते हैं? जब वो काम कर रहे हैं और पैसा पूरा ले रहे हैं, मुआवजा भी ले लिया, मुआवजा भी ले रहे हैं, तो फिर फ्री यूनिट क्यों? जितने वजीर हैं, जितने मिनिस्टर हैं, वो सैलरियाँ लेते हैं, सारे सैलरियाँ लेते हैं, अपनी सारी उनकी मराहत ख़त्म कर दी जाए। गरीब मुल्क है तो गरीब मुल्क के जो वो है उन पे हुकूमत करने वाले ना, उनकी तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी जाए, उनकी अयाशियाँ ख़त्म कर दी जाए। अब आप देखें ना, पार्लियामेंट में जो रोटी मिलती है वो 1 रुपया या उससे कम कीमत की मिलती है, बाजार में 20 रुपए की रोटी है। यानी गरीब का खून निचोड़ के ये अमीर हो रहे हैं और अमीर अपना खून बढ़ा रहे हैं, यानी गरीब का खून चूस कर ये बड़े हो रहे हैं। तो इन सबको सबसे पहले इन बड़ों पे हाथ डालना चाहिए। गरीबों के ये पैरों पर, उसकी गर्दन पे खड़े होकर ये जो उमरा हैं ये बन रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो ना अपनी इनकी मराहत ख़त्म हो जानी चाहिए। जब इनकी मराहत ख़त्म हो जाएंगी तो गरीब जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा सांस ले सकेंगे। अमीर नहीं होंगे, थोड़ा सा सांस ले सकेंगे। उनकी सांस की आमदोरफ्त जो है ना वो बहाल की जाए, इनकी मराहत ख़त्म की जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। की हालात है, किधर जा रहे हो? शक्कर लेन आया था, लेके जा रहे हैं। कारोबारी की हालात है, काम गुजारा हो रहा है, रोटी तो निकाल रहे हैं? रोटी की तो गुजारा हो रही है। की हो गया? तो महंगाई ज़्यादा हो गई है? बहुत ज़्यादा हो गई है। केड़ी शय महंगी हो गई? चीनी महंगी हो गई है, घ्यो महंगा है, हर चीज़, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ? साड़ी तनख्वाह उत्थे ही है। तो किवें गुजारा कर रहे हो घर का? बस की करिए, गुजारा कर ही रहे हैं। महंगाई कंट्रोल होने ਤੁਹਾਨੂੰ कोई उम्मीद है किसी को? मुश्किल ही है। बिजली का बिल इतना महंगा हो गया, अज मैं किराए पर रहना तो 24,000 रुपये बिल आया मैनू। आप ये देखें कि बिजली का बिलों का इशू कितना सीरियस है कि मैं लोगों के साथ दालों पर बात कर रहा हूँ और ये प्रोग्राम आज का दालों पर है, मसाला जात पर है, और लोग हमें घुमा फिरा कर फिर बिजली के मीटर पे ले जाते हैं। वेरी अलार्मिंग। ये किसी वक्त भी तहरीक बन सकती है। नहीं तो मैं तुहानू विखा देंदा, 24,000 रुपये मैनू बिल आया, 21,000 मेरी तनख्वाह है, हुण मैं की करा? मुझे ये बताएं, महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही हमारे मुल्क में? महंगाई कंट्रोल जो हुक्मरान आते हैं सारे तो चोर आते हैं, करना किसी ने की है। इतने आवाम जिन्नी का बाजार है, मेरा 70 साल उन्नी आवाजार ने जी 1.5-2 साल आवाजार हो साड़ियाँ आइटमां तुसीं देख लो, 500-600 रुपये किलो वाली चीज़ है, इस टाइम 3-3 हज़ार रुपये किलो ही। वेले बैठे हैं, काम है कोई नहीं, की करांगे दोस्तों? कुछ समझो बाहर हो गया कि कभी जिंदगी दे विच इहो जिहा निज़ाम नहीं देखा, निज़ाम बिल्कुल स्टॉप हो, समझो ही बाहर है, करना की है, कुछ समझ नहीं आता। दाल महंगी होने की क्या वजह है? ज़्यादा फसल आती हैं, ऐसे ऐसे बड़े मगरमच्छ ने एक आइटम पूरी अपने अंदर प्लज कर लेंगे, वो जिसले प्लज कर लो अपनी मर्जी का रेट कट देने, फिर उतों ये जांच उतों ये कोई मामला थले आंदा, थले वाले फिर नहीं छड्डदे। बड़े बड़े जिन्ने ने बड़े बड़े ताजर जेडे एक पूरी फसल अपने अंदर पा लेंगे, चीज़ा रेट थले कि तुम बाजार के आम चीज़ हो कोई रेट थले आवे आने नहीं देंगे। मसाला जात में से कौन कौन से मसाला जात हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं? आप 90% बाहरों आती, 10% इतने। ये एक ऐसे मुल्क के बारे में बात हो रही है कि जो 75% ज़रई मुल्क है। ज़माने च ना किसी को गोश्त नहीं होता सी, सब्जी नहीं होती थी, कहते चलो यार रुकी सुखी दाल खा लांगे, दाल लब दाल गोश्त महंगी हुई है।
दाल 600 रुपए किलो वे मां धोती दी दाल ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੋ 5-550 रुपए किलो मुर्गी ਦਾ दाल 600 रुपए किलो ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਉਹ 2-250 रुपए किलो है, सस्ती ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? 300 रुपए किलो है चनिया दी दाल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ? ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ। क्या की पोजीशन है खरीदार? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। चीनी के ऊपर या आटे के ऊपर गवर्नमेंट की रेट होती है ना, उसने उसे रखना है। तो जब उसकी रेट ही कोई नहीं है, जब एक बंदा आपसे साइड पर है उसके खिलाफ से जहांगीर तरीन साहब जो मेन नाम आ रहा है, अब वो दोबारा इन अब कोई नहीं बोलेगा। अब यानी 150-60 चीनी जा रही है 90 वाली, तो कोई बोल रहा है? कोई गवर्नमेंट में बोल रहा? कोई नहीं। अर्ज किया है तेरे दौर में कुछ यूं कर महंगाई हुई, चिकन और मटन के बाद अब दाल भी हरजाई हुई। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। हमारे किचन के अंदर फरिया मौजूद हैं, उनका मैंगो डिलाइट बन चुका है, कुछ गार्निशिंग रह गई है उसके ऊपर। फरिया ज़रा बताएं कहाँ तक पहुँचा है आपका प्रोसेस? जी ये ऑलमोस्ट डन है, बस हमारी गार्निशिंग रह गई है। इसको प्यारा बनाएंगे तो भी खाने का दिल करेगा। वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैं आपसे पूछूं थोड़ा सा प्रोसेस समझा दे, क्या कैसे आपने इसको मिक्स किया है, क्या क्या चीजें हमने सबसे पहले बिस्किट्स को क्रश किया था, उसके बाद उसमें थोड़ा सा मेल्टेड बटर ऐड किया है, उसकी एक लेयर लगाई है हम लोगों ने। फिर हमने क्रीम को बीट किया था विद कंडेंस मिल्क, और उसमें थोड़ी सी हमने मैंगो प्यूरी ऐड की है। मैंगो प्यूरी बहुत आसान है बनाना। आपने ब्लेंडर में लेना है मैंगो, कटे हुए क्यूब्स ले लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दें। वो प्यूरी मिक्स की है हमने कंडेंस मिल्क और क्रीम के साथ, उसकी एक लेयर दी है। इसके बाद हमने टी केक लगाया है, विच इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी नाइस फ्लेवर। टी केक के ऊपर हमने दोबारा मैंगो चंक्स रखे, उसके बाद दोबारा क्रीम की लेयरिंग की है और अब फाइनल गार्निशिंग कर रहे हैं। और गार्निशिंग के लिए क्या क्या चीजें? गार्निशिंग के लिए मेरे पास रिमेनिंग टी केक के कुछ स्लाइसेस थे, उसी को मैं यूटिलाइज कर रही हूँ। आप लोग बिस्किट्स को भी क्रश करके कर सकते हैं गार्निशिंग, इट वुड लुक रियली गुड। और एंड पे मैंने थोड़े से स्लाइसेस काटे हुए मैंगो के, वो बीच में इसका रोजेट बनाऊंगी। ओके लवली, आप करना शुरू करें, साथ साथ हम आप चले। मीनवाइल फिर हमारे पास एक दो स्टोरीज हैं वो शेयर कर लेते हैं और फिर वापस हम आपको फाइनल इसकी लुक दिखा देंगे। फिल वक्त पाकिस्तान के लिए आप भी कहेंगे कभी कोई अच्छी खबर भी दे दिया करो। हाँ, ये मुझे कहते थे, अब खुद भी बांग्लादेश और असर भी कोई चीज होती है साथ बैठ के, जो हो गया मुझे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल आलूदा तरीन ममालिक में सर फहरिस्त आ गए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक नई रिसर्च रिपोर्ट आई है और वो ये कहती है कि जो फिजाई आलूदगी है तंबाकू नोशी या शराब के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है। आलमी सतह पर फिजाई आलूदगी से सबसे ज़्यादा जनूबी एशिया का खित्ता मुतासर है, जहाँ ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि जो गाड़ियाँ हैं, सनती अखराज है, जंगल की आग है जो लग जाती है, समेत दीगर अशिया से पैदा होने वाली आलूदगी सबसे बड़ा खतरा है। बारीक ज़रात से फेफड़े, दिल की बीमारियाँ, फॉलेज और इवन कैंसर तक की बीमारियाँ हो रही हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल इसमें टॉप के ऊपर है। इसके ऊपर एक लम्हा फिक्रिया है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। विद दैट वी हैव अ लाइट स्टोरी। अब अच्छी खबरें आज मैं दूंगी फॉर अ चेंज। न्यूयॉर्क में जी मुनफरिद कॉस्ट्यूम्स पहनी बिल्लियों का कैट शो हुआ, कैट वॉक की कैट्स ने। गैर मुल्की खबर है, इदारे के मुताबिक जी कैट शो में 3 अक़साम की बिल्लियों ने हिस्सा लिया। 30 अक़साम? 30 है, 3 नहीं है, सॉरी, ओके 30 है। और इतने मलबूसात पहने, शायकीन की जो तवज्जो है, उन्होंने कैट वॉक की और शो की इंतजामिया ने कहा जी इस तकरीब का मकसद ये था कि इंसानों और जानवरों के दरमियान जो गहरा ताल्लुक है इसको कायम किया जाए। और कई मुकाबलों में इनामात का भी एहतमाम किया गया था, बिल्लियों को इनामात भी दिए गए। वैसे ट्रस्ट में बहुत सारी चीजों में बेहतरीन डिसिप्लिन जानवरों से सीखने को मिलता है, इंसानों से बेहतर जानवर। आप देखिए कितनी लक, कितनी क्यूट दिखाने को। और पेट्स के अंदर बिल्लियां और कुत्ते जो हैं सबसे ज्यादा मकबूल पेट्स हैं। पेट्स
प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, सो बड़ा क्यूट ये था। खैर जी, एक और हमारे पास पाकिस्तान के वेदर के हवाले से स्टोरी है। सिंस वी नो बहुत सारे लोग नॉर्दर्न एरियाज जाना चाहते हैं, अगरचे के पेट्रोल महंगा है, तो क्या हुआ, मिल के दोस्त चले जाएंगे, लेकिन बहुत जरूरी है। हम कागान का जिक्र कर रहे हैं, इसका सियाती मकाम है बाबूसर टॉप। यहाँ पे मौसम की पहली बर्फबारी हो गई है, क्या हसीन मनाजिर हैं, खूबसूरत मनाजिर हैं। इस बाबूसर टॉप समेत जो दीगर बालाई सियाती मकामात हैं, यहाँ पर मौसम सर्द भी हो गया है, खुशगवार भी हो गया है। सो अगर आप जाना चाहते हैं, एक तो आप इसकी खुशगवारियत कहेंगे इसको, उसको मद्देनजर रखिए, लेकिन उसके साथ साथ हिफाजती इक़दामात को भी देख लीजिएगा। आपका जो अब गाड़ी में तैयारी होगी वो इस सर्दी के मुताबिक होनी चाहिए। हाँ, और वैसे हमारे प्रोड्यूसर्स आपको किचन में जाने की बड़ी जल्दी है, उनको बड़े खूबसूरत मनाजिर वहाँ पे नजर आ रहे हैं बाबूसर को छोड़ के। फरीहा, आपका ये खूबसूरत मंजर जो है देख के सबका दिल ललचा रहा है, और खास तौर पे हमारे प्रोड्यूसर साहब का, उनको बहुत शौक हो रहा है। नहीं, कैमरामैन का भी वो बड़े स्लो ज़ूम प्रोड्यूसर बार-बार कान में कह रहे हैं वो खूबसूरत मंजर दिखाए ना। चले जी, थोड़ा सा जल्दी से हमें बताइए, गार्निशिंग इज डन फरिया? जी ऑलमोस्ट, बस इसका रोजेट रह गया। थोड़ी सी पेरी के साथ गार्निशिंग कर रही हूँ, जो कि आपको मजीद अच्छा लगेगा। वेस्ट ना किया करें कोई चीज़, जो बच जाए करें उसे यूटिलाइज करने की कोशिश किया करें। तो मेरे पास पेरी थी, तो मैंने उसी की जल्दी से, इससे पहले कि सवाल रह जाए, हमें ये कॉस्ट इकोनॉमिक कितना है, क्या ये बहुत महंगा है? ये देखें ना, हमने इसमें क्रीम यूज़ की है, हमने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, हमने, आप कंडेंस मिल्क की जगह दूध भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। दूध के साथ आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो वो भी थिकनेस दे देगा। मैंने इसमें क्रीम यूज़ की है क्योंकि इसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है। बाकी आपके पास देखें, मैंने लोकल बिस्किट्स लिए हैं आपसे, और मेल्टेड बटर है हमारे पास, जो कोई भी आप ले सकते हैं, सॉल्टेड अनसॉल्टेड, वो आपकी मर्जी है, डिपेंड्स आपको कौन सी क्वालिटी वाइज, जो भी आपको आपकी रेंज के अंदर अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, जो भी आपको आपकी रेंज के मुताबिक लगे, आपके टेस्ट के मुताबिक लगे, आप उस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं। ज्यादा पैसे लगाएंगे ज्यादा क्वालिटी मिल जाएगी, नॉर्मल पैसे लगाएंगे नॉर्मल क्वालिटी। ये बड़ी इंफॉर्मेशन दी आपने। जी बस हमारा रोजेट रह गया और हमारा ये तैयार है। ओके, चलें जी, इट्स ऑलमोस्ट डन। सो हम इसको बिल्कुल फाइनल लुक ले लें, फिर हम साइन आउट करेंगे। नाज़रीन आपको दिखा के जाएंगे, आप परेशान ना हो जी। चलें जी, ये रेडी हो गया, गार्निशिंग हो रही है। ओके, जरा खुश शक्ल किस्म का देख लें आप लोग ये डिजर्ट। वैसे मेहमानों के लिए आने के लिए बड़ा मसला होता है, क्या मीठा बनाएं, क्या ना बनाएं, आसान है। आई होप कि तो सबको ही पसंद आ ही जाता है। मैंगो किसको नहीं पसंद? मैंगो बच्चों को पसंद है, बड़ों को पसंद है, और आप देखें ये बहुत क्विकली बना है। बिल्कुल, इतना ज़्यादा टाइम अभी नहीं लगा। सो थैंक यू वेरी मच फरिया, बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा खुश शक्ल सा डिजर्ट हमने आज खाना भी अभी हम करेंगे। इसको बस आप 30 मिनट्स फ्रिज में या फ्रीजर में प्लेस कर दीजिएगा मेहमानों के आने से पहले, एंड इट्स गुड टू गो, अगर आपको बहुत जल्दी में बनाना पड़ रहा है। ओके, डन। थैंक यू वेरी मच फरिया, हमारे साथ मौजूद थी। मैंगो डिलाइट हमने देखा, उन्होंने बनाया वेरी क्विकली, उन्होंने उसको किया, उसकी जो प्रेजेंटेशन है ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी। जब तक प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, खाना खाने का मजा नहीं आता, और वैसे भी मीठा आपके मूड पे बड़ा अच्छा इंपैक्ट डालता है, लेकिन ज्यादा ना खाइए। पहले शुगर बहुत बढ़ रहा है पाकिस्तान में। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, दिन में कम से कम 30 मिनट अपने लिए जरूर निकालिए। एक्सरसाइज की सूरत में, किसी भी सूरत में बैठ जाइए सुकून से, म्यूजिक सुन लीजिए, लेकिन अपने आप को ये वक्त जरूर दीजिए। अल्लाह हम सब की मुश्किलात आसान करे। हैव अ वेरी नाइस डे। टाइम फॉर अस टू साइन आउट। कल मिलेंगे इंशाल्लाह।